नमस्कार। अमर उजाला चंडीगढ़ संवाद के इस शिक्षा सत्र में आप सभी का स्वागत है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब के कुलपति आर.पी. तिवारी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। तिवारी जी, समय आपने दिया इसके लिए आपका आभार। चूंकि आप शिक्षाविद हैं और शिक्षाविद, जब आप के बारे में जो मुझे पता लगा कि 32 साल आप पूर्वोत्तर में रहे मिजोरम में, और वहां से फिर आप मध्य प्रदेश में सागर विश्वविद्यालय के कुलपति बने, और सागर विश्वविद्यालय से फिर आप केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब भटिंडा उसके कुलपति हैं। तो आपकी एक लंबी यात्रा है शिक्षाविद के रूप में, शिक्षा शास्त्री के रूप में। आपका एक लंबा अनुभव है देश के पूर्वोत्तर से लेकर के, और हमारा जो ये सीमांत प्रांत है पंजाब देश का, तो एक सीमा उधर है, वो सीमांत मिजोरम जो बिल्कुल म्यांमार की सीमा पर है, और दूसरा सीमांत प्रांत पंजाब जो पाकिस्तान की सीमा पर है। तो आपका एक लंबा अनुभव, और फिर केंद्रीय मध्य प्रदेश वहां के भी आप कुलपति रहे। तो मुझे लगता है कि आपका जो विस्तृत अनुभव है, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन तीनों जगह, पूर्वोत्तर, मध्य प्रदेश, मध्य भारत और पंजाब, तो यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, इसमें किस तरह का आपको फर्क, किस तरह का अंतर महसूस हुआ? जैसा आपने कहा, मैं 32 वर्ष मिजोरम में, जो कि बर्मा और बांग्लादेश के बीच में सैंडविच्ड है, बहुत छोटा सा स्टेट है, वहाँ नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी का कैंपस था। मैं वहाँ 32 वर्ष तक पठन पाठन और शोध का कार्य किया। वो बहुत छोटा स्टेट है, क्रिश्चियन स्टेट है, और वहाँ पर उस समय एजुकेशन बहुत प्रिलिमिनरी लेवल पर थी। केवल एक कॉलेज था और यूनिवर्सिटी का कैंपस। वहाँ कुछ मिशनरी स्कूल थी। तो वहाँ पर जब मैं गया था, उस समय इनिशियली शिक्षा का स्तर देश के अन्य भागों की तुलना में कमजोर था। धीरे धीरे वहाँ पर और महाविद्यालय खुले, और वहाँ पर एक बात मैं देखा कि बच्चों में जो सीखने की जो लगन है, और अपने यहाँ पंजाब में या मध्य प्रदेश में सीखने की लगन है, उसमें थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पर मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग पर ज़्यादा एम्फेसिस वहाँ होती थी। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था मिजोरम में कि इसको कैसे तोड़ें। तो इसमें फिर हम लोगों ने जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, और जो पेडागॉजी है, जो पढ़ाने की पद्धति है, उसको हमने बदला और उसको डिस्कशन बेस्ड किया। तो उसमें काफी सुधार हुआ। आज हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट मिजोरम से भी बहुत सारे विद्यार्थी देश के विभिन्न भागों में पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब भटिंडा में मिजोरम से केवल 17-18 स्टूडेंट हैं, और नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट से हमारे विश्वविद्यालय में स्टूडेंट हैं, और 5 प्रांतों से, नॉर्थ ईस्ट के 5 प्रांतों से हमारे यहाँ शिक्षक हैं। सागर मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में है, और वहाँ पर एजुकेशन की व्यवस्था बहुत पहले से शुरू हो गई थी। विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जहाँ का मैं विद्यार्थी भी था, और जहाँ मुझे कुलपति के रूप में कार्य करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, वो 1946 में वो विश्वविद्यालय बना था। डॉक्टर हरि सिंह गौर जो लॉ विजर्ड थे, और जिन्होंने अपनी पूरी जीवन की कमाई लगाकर उस विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो वहाँ का स्तर तो पहले से बहुत अच्छा था, ये विश्वविद्यालय बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी और सारे विश्वविद्यालय खुले। लेकिन जब मैं पंजाब में आया, तो मुझे एक डिफरेंट माहौल मुझे यहाँ देखने को मिला। सबसे बड़ा अंतर यह था कि यहाँ पर पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में कॉस्मोपॉलिटन कल्चर था, जो वो अभी भी बरकरार है। जैसे मैं अभी बताऊं तो हमारे विश्वविद्यालय में 25 प्रांतों से शिक्षक हैं, 29 प्रांतों से विद्यार्थी हैं, और 12 प्रांतों से कर्मचारी हैं। तो एक मिनी इंडिया का प्रारूप ये विश्वविद्यालय देता है। लेकिन जो सबसे बड़ी कष्ट की बात है, जो शायद आप इसमें प्रश्न भी पूछेंगे, कि हमारे विश्वविद्यालय में करीब 2500 विद्यार्थी हैं, लेकिन पंजाब से केवल 148 विद्यार्थी हैं। यानी कि 6% विद्यार्थी हमारे विश्वविद्यालय में पंजाब से हैं। इसमें आप प्रश्न पूछेंगे, इसलिए मैं प्रश्न में साथ में ही पूछ लेता हूँ ताकि फिर बातों का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो ये प्रश्न कहीं छूट न जाए जी। इसका मूल कारण क्या देखते हैं कि पंजाब के छात्र इतने कम क्यों हैं? इसका मूल कारण मैं 2-3 चीजें देखता हूं। एक तो
सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे एजुकेशन आगे बढ़ रही है और जो नए एट्रीब्यूट्स एजुकेशन के आ रहे हैं, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये इसमें जो मुख्य चीजें हैं उनको यदि हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें ये डिसरप्टर का कार्य जरूर करेगी। जैसे हम बता दें कि आजकल विद्यार्थी जो सीखना चाहता है हमें वही उसको सिखाना है। जिस तरह की हम डेमोक्रेसी की, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उसी तरह से हम एजुकेशनल डेमोक्रेसी भी हमें अपने देश में लाना पड़ेगा। पंजाब में भी वही हालत है। विद्यार्थी जो सीखना चाहता है उस तरह के प्रोग्राम शायद यहाँ जो हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो नहीं है, और इस कमी को दूर करने के लिए हमने 2 प्रयोग किए हैं। भटिंडा रीजन में 7 हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एम्स भटिंडा है, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, और इसके साथ साथ 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। हमने इन 7 विश्वविद्यालय का हाई एजुकेशन कंसोर्शियम ऑफ हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ भटिंडा रीजन बनाया है। और इसमें हमने मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ आपके पास कोई आपका लंबा अनुभव है, सुझाव देंगे आप? जी बिल्कुल। इसमें देखिए, आजकल कोई भी प्रोग्राम विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो वो उसमें कुछ ऐसी स्किल डेवलप करना चाहता है जिससे कि वो या तो स्वरोजगार कर सके या कि उसको सरकारी नौकरी मिल सके। तो इस तरह से स्किल बेस्ड एजुकेशन की जो व्यवस्था हमारी एनईपी में है, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम जो लागू होना है, और इसके साथ साथ वो अन्य कौन कौन से विषय, जैसे एक पीजी में एक विषय से एमएससी करता है, लेकिन उसको यदि दूसरे विषय भी सीखने की आवश्यकता है और यदि दूसरे विषय उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हैं जिससे कि मल्टी डिसिप्लिनरी आती है, तो इस तरह का मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक स्किल बेस्ड करिकुलम विथ फ्लिप पेडागॉजी, जिससे कि बच्चों को क्लासरूम में डिस्कशन का पीयर लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन, इस तरह का हमें। ये बताइए कि पंजाब में चूंकि बेरोजगारी की समस्या पूरे देश में, ये पंजाब में भी है, तो कौशल विकास एक ऐसा है स्किल डेवलपमेंट जिसे रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। उसके लिए पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है क्या विशेष उपाय? हमने ये किया है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया है, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। टीचर्स केवल क्लासरूम में लेक्चर नहीं देते हैं, विषय परिवर्तन, जैसे आपने अभी शुरुआत की विषय को रखा, उस तरीके से टीचर विषय को रखता है, किसी भी टॉपिक को रखता है, विषय परिवर्तन जिसको हम बोलते हैं कंटेक्स्ट सेटिंग, और फिर उसके बाद विद्यार्थियों को डिस्कशन में इन्वॉल्व करता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल कंपोनेंट है। डिजर्टेशन हमने किया है जहां इंटर्नशिप नहीं हो सकती है, जैसे विषय जहां इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप नहीं कर सकते हैं उनको लिए डिजर्टेशन, बाकी सब्जेक्ट के लिए इंटर्नशिप, फील्ड इमर्शन, फील्ड स्टडी, ये सब कंपोनेंट हमने किया है। इसके साथ साथ जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसने एक कॉम्पिटिटिव मोड में एक प्रोजेक्ट देती है जिसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए ग्रांट देती है। हमने कंप्लीट किया था, हमें 6 लाख की ग्रांट मिली है। हम उस सेंटर को सेटअप कर रहे हैं जहां पर कंसेप्ट ऑफ प्रूफ करेंगे। हमारे बच्चों के पास बहुत ज्यादा बिजनेस आइडियाज होती है, उनको हम कंसेप्ट ऑफ प्रूफ करके फिर उसको कैसे कमर्शियलाइज किया जाए, तो एक स्किल डेवलपमेंट हब हम अपने विश्वविद्यालय में बनाए। ये बताइए कि केंद्रीय जो नई शिक्षा नीति है जिसको लागू किए हुए 2-3 साल हो गए हैं जी, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ सकता है आप अगर उसको पूरी तरह से? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति विश्व में जो कुछ अच्छा हो रहा है उन सब चीजें वेस्टर्न, पर्टिकुलरली वेस्टर्न लर्निंग सिस्टम में जो कुछ अच्छी चीजें हैं, एक चीज अभी हमसे कोई पूछ रहे थे, अभी क्या होता है कि एक बहुत रिजिड सिस्टम है। विद्यार्थी किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया तो उसको उसी विश्वविद्यालय में पढ़ना है, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी मजबूरी हो। तो इस मजबूरी कठिनाई को दूर करने के लिए एनईपी में मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन है। ग्रेजुएशन 4 साल का होने जा रहा है, कई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हो गया है। फर्स्ट ईयर के बाद यदि कोई छोड़ना चाहे किसी भी कारण से, तो पहले क्या था कि छोड़ के चला जाएगा, उसको कुछ हाथ नहीं लगेगा, एक साल की उसकी पढ़ाई, उसकी ऊर्जा, उसकी पैसा बेकार गया। लेकिन अभी जो व्यवस्था है कि फर्स्ट ईयर के बाद उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर के बाद उसको डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर के बाद उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, फोर्थ ईयर के बाद उसको ऑनर्स मिलेगा। तो इस तरह की व्यवस्था हर एक स्टेज में एग्जिट करने की, और फिर फर्स्ट ईयर जो छोड़ के गया है, ये 2-3 साल बाद उसकी परिस्थिति ठीक हो जाती है तो वो वापस आ सकता है।
एक सवाल तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा बच्चों को एनईपी प्रोवाइड करती है। क्योंकि समय बहुत हो रहा है और आज सारा कार्यक्रम थोड़ा विलंब हो गया था और आपको भी जाना है, आपको तो जल्दी निकलना था, लेकिन एक सवाल पंजाब से जुड़ा हुआ मैं जरूर पूछ लूंगा कि पंजाब में एक नौजवानों के बारे में ये एक समस्या है नशे की लत की, और तमाम सरकारों ने दावा किया है, सरकारी स्तर पर तो बहुत कुछ किया जा रहा होगा जो भी। आप बताइए कि क्या विद्यालयों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में कुछ योग वगैरह ऐसी शिक्षा दी जाए नौजवानों को जिससे इस तरह की नशे की लत उनकी दूर हो, या कोई और सुझाव हो आपका? या ये हमने अपने विश्वविद्यालय में कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस सेल की स्थापना की है और इसके साथ साथ एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेल भी बनाया है जिसमें हम एक्सपर्ट्स भी बाहर से हायर करते हैं, हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट भी वहाँ काम करते हैं। तो हम बच्चों को लगातार उनसे रेगुलर टच में रहते हैं और उनको काउंसलिंग लगातार काउंसलिंग करते रहते हैं, इसके दुष्प्रभाव के बारे में उनको बताते हैं। और तो ये एक इस काउंसलिंग के अलावा जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि संवाद, इसी तरह से विश्वविद्यालय में शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच नियमित संवाद, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनना, उनकी समस्या का निराकरण करना, जो भारत की गुरु शिष्य परंपरा रही है जिसमें गुरु एक संरक्षक के रूप में, पिता के रूप में हमेशा माना जाता रहा है जी, तो मुझे लगता है उसको पुनर्जीवित करने की जरूरत है जी। और तिवारी जी, आप अमर उजाला के इस कार्यक्रम में आए, पधारे इतनी दूर से और अपने अपने विचार, अपने अनुभव हमसे साझा किए और उम्मीद है कि आपके विचारों उसके अनुसार पंजाब में शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के काम होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अमर उजाला ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आने के लिए, अपनी कुछ बातों को रखने के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।